नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। अब से कुछ देर में यूएई के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम वार्ता होने वाली है। दोनों देशों के बीच रिश्तों को इस यात्रा से मिलेंगे नए आयाम। साथ ही नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई पर। आज कोलकाता में रेप और हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट कर रही है अहम सुनवाई। साथ ही नजर होगी आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों पर भी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत की खबरों पर भी देंगे आपको तमाम जानकारी। संवाददाताओं से लेंगे अपडेट। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं न्यूज़ 10 में बड़ी हेडलाइंस पर। भारत दौरे पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। नौशेरा में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में करेगी सुनवाई। 3 न्यायाधीशों की पीठ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी करेगी विचार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज। दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। वहीं हरियाणा के लिए कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक। जीएसटी दरों को लेकर मंत्री समूह की सिफारिशों पर हो सकता है मंथन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में लेंगे भाग। बैठक का मकसद भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना। और पेरिस पैरालंपिक सफलतापूर्वक संपन्न। भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदकों के साथ अभियान किया समाप्त। और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता यूएस ओपन का खिताब। फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को दी शिकस्त। और न्यूज़ 10 की शुरुआत करते हैं अबू धाबी की क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के साथ। आपको बता दें कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। क्राउन प्रिंस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और क्राउन प्रिंस राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। साथ ही क्राउन प्रिंस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधि मंडल भी आया है। क्राउन प्रिंस खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। वे कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। क्राउन प्रिंस की इस ऐतिहासिक यात्रा पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अमृतपाल हमारे साथ। अमृतपाल, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे, कितने बजे द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है? और अगर यूएई और भारत के संबंधों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की ऐतिहासिक यात्रा थी। इसके बाद फरवरी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गए थे और 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था। अगर यूएई और भारत के संबंधों की बात की जाए तो ऊर्जा, संपर्क के क्षेत्रों में और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में क्या आज कोई एमओयू साइन होने की उम्मीद है? देखिए, ये मुलाकात भावना 11:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी और शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच में होगी। और फिर उसके बाद ये पहले 1-on-1 मीटिंग्स हैं, उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं। जैसे आपने कहा कि उनकी काबीना के मंत्री उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और एक बड़ी बिजनेस डेलीगेशन भी ट्रैवल कर रही है। तो पूरे जो इंटायर गैमेट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस हैं वो डिस्कस होंगे, जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, पॉलिटिकल रिलेशंस, डिफेंस के क्षेत्र में
एनर्जी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे दोनों की जो पार्टनरशिप है इसको और मजबूत किया जा सके। एक तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो आपने 2017 में इस्टेब्लिश की। दूसरा आपके बीच आपके दोनों के बीच एक सीपा है जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं, जिसको जो ट्रेड पे फोकस करती है। तो आप जो नई जो एरियाज हैं, इमर्जिंग एरियाज हैं, सोलर के क्षेत्र में, गोल्ड और माइनिंग के क्षेत्र में, इन पर आप बातचीत करेंगे। करार क्या क्या हो सकते हैं वो देखना होगा कि दोनों क्योंकि एक ऑनगोइंग रिलेशनशिप है, आपका ट्रेड अच्छा है पर इसको आप और आगे लेके जाना चाहते हैं। करीब 85 मिलियन डॉलर्स का आपका ट्रेड है, आपका टारगेट करीब 100 मिलियन के हैं, तो उसका एक रिव्यू होगा कि कैसे आप इसको और बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इनकी वार्ता है। बाकी बिजनेस के साथ जो एंगेजमेंट है, क्योंकि काफी कंपनीज यूएई की भारत में इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने को, इंफ्रास्ट्रक्चर में, खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो बॉम्बे में, मुंबई में कल इनकी बिजनेस राउंड टेबल है जहां पर क्राउन प्रिंस रहेंगे पर इनकी बिजनेस डेलीगेशन रहेगी। वहां काफी B2B समझौते होने की संभावना है। तो ये पूरा, और दूसरा एक रक्षा के क्षेत्र में आप कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। आप याद करें जो राजस्थान में एक्सरसाइज हुई थी यूएई की फोर्सेस और आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके दरमियान, ये अब आप इस डिफेंस पार्टनरशिप को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि बायलैटरल लेवल पर। जाहिर है कि जब यूएई एक बड़ा प्लेयर है वेस्ट एशिया का, तो जब वो आते हैं तो और जो क्राइसिस वहां चल रहा है। यहाँ आपने जिस तरीके से व्यापार की बात करी, दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध तो रही हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर भी दोनों देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर दोनों देशों के व्यापारिक की बात की जाए तो 85 अरब अमेरिकी डॉलर दोनों के बीच में व्यापार रहा है 2022-23 में। अब मुंबई भी जाएंगे क्राउन प्रिंस, वहां बिजनेस मीट होने वाली है, वहां किस तरीके के मुद्दे सामने आ सकते हैं और निवेश के और रास्ते कैसे खुल सकते हैं। भावना, मैंने ये बताया आपको कि इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं, बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट्स होते हैं, या गवर्नमेंट एसेंशियली एक आर्किटेक्चर, ओवर आर्चिंग आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है कि आप ट्रेड फैसिलिटेट करें। फाइनली ट्रेड कौन करता है? ट्रेड करती हैं निजी कंपनियां जो यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं। आपकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन है वहाँ पर, तो आप इन लिंकेजेस पर बिल्ड अपॉन करके आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, गोल्ड एंड माइनिंग के क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट्स और लाना चाहेंगे। इंडियन कंपनीज इंटरेस्टेड हैं यूएई कंपनीज के साथ पार्टनर करके इंडिया में मैन्युफैक्चर करने को। तो ये इन मुद्दों पे बात हो सकती है। फिर आपकी बात हो सकती है कि क्या आप जो टेक्नोलॉजी के जो और आयाम हैं, जो और अपॉर्चुनिटीज हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, उन कंप्यूटिंग में आप कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। उनके पास, आपके पास एक टैलेंट पूल है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास निवेश करने के लिए पैसा है। तो कैसे दोनों लेवरेज कर सकते हैं इसको, इन मुद्दों पर उस बिजनेस राउंड टेबल में बातचीत होगी। जी तो बिल्कुल अमृतपाल, नए और उभरते रिश्तों में साझेदारी और देखने को मिलेगी क्राउन प्रिंस के इस भारत की 3 दिवसीय यात्रा में। अमृतपाल, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब जम्मू कश्मीर की, जहां सुरक्षा बलों को सुबह सुबह एक बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौशेरा के इलाम में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस ने आतंकियों के पास से 2 AK-47 और 1 पिस्तौल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कोलकाता रेप और मर्डर मामले की,
जहां सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई करेगा। न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी विचार करेगी। इससे पहले 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को लताड़ लगाई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या को भयावह करार देते हुए चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने की भी बात कही थी। वहीं कोलकाता के इस मामले में न्याय की मांग को लेकर आक्रोशित लोग फिर सड़कों पर उतर आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले में चर्चा के लिए बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोलकाता और अन्य जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। कोलकाता में आम लोगों ने मशाल लेकर जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। तो देश भर में इस समय आक्रोश है, वहीं कोलकाता में महिलाओं ने मशाल उठाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। बड़ी संख्या में आप महिलाओं को देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, जहां महिलाओं ने मशाल उठाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राज्य के मूर्तिकारों और कलाकारों ने भी घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और सभी ने प्लेकार्ड उठाकर एक ही मांग करी, हमें न्याय चाहिए, वी वांट जस्टिस। इसके साथ साथ कोलकाता में रिक्शा खींचने वाले लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कोलकाता के रिक्शा चालकों ने अपने रिक्शा पर प्लेकार्ड लगाकर जस्टिस फॉर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से 8 और 9 अगस्त के बीच में जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद मर्डर के मामले के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है, वहीं कोलकाता के रिक्शा चालकों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। वहीं सिलीगुड़ी में भी चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों और स्थानीय नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाई। तो आम जनमानस से लेकर डॉक्टरों तक कोलकाता में 1 महीना हो चुका है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर भी शामिल हुए। तो इस समय कोलकाता में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। और इस पूरे मामले पर ताज़ा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, आज पूरा 1 महीना हो चुका है। 8 से 9 अगस्त के बीच में ये घटना घटित हुई थी और आज 9 सितंबर है। अब किस तरीके से आगे इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है? राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार को एक कैबिनेट बैठक बुलाने के लिए कहा है और आगे की रणनीति तय करने के लिए कहा गया है, क्योंकि मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ राजनीतिक रंग है तो दूसरी तरफ लोगों में लगातार आक्रोश है। हाँ, देखिए, एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कारण आरजीकर हॉस्पिटल में आंदोलनरत जो डॉक्टर है वो वहां पे जायंट स्क्रीन लगाया है देखने के लिए सीधा प्रसारण, और साथ ही कोलकाता में कई जगह पर जी स्क्रीन लगाया गया कि जो वहां पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो सीधी प्रसारण उसका देखा जाए, उसके ऊपर आगे का रणनीति तय किया जाएगा। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से आज एक रिव्यू मीटिंग रखा गया है, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं लेकिन एक रिव्यू मीटिंग रखा गया है। सिर्फ आरजीकर के नहीं, पूरे बंगाल की कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में रखा गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये बेसिकली आरजीकर को लेके सरकार जिस तरह से कटघरे पर है, सरकार जिस तरह से निशाने पर है, उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए सारे ब्यूरोक्रेट और पुलिस ऑफिसर्स को लेके और कंसर्न ऑफिसर्स को लेके चीफ मिनिस्टर एक रिव्यू मीटिंग करेगी। तो ये 3-4 चीजें एक साथ चलने वाला है, और लेकिन सारे निगाहें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से जो जिसको हम सत्ता संघन कहते हैं वो उस तरह से लिए हैं। तो 2 सुनवाई तो हो गया है, अभी तीसरे सुनवाई में सीबीआई की तरफ से काफी दिन बीच में बीत गया है, करीब 15-16 दिन। तो इसमें सीबीआई अपने
लिफाफा में क्या अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे, उसका कितना खुलासा हो पाएगा, इसके ऊपर सारे लोगों की नजर है भावना। जी, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, शैलेंद्र, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई आज, और इस अहम सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई कर रहा है और तीसरी सुनवाई है। इससे पहले उन्होंने कोलकाता पुलिस को लताड़ लगाई, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इससे बुरी घटना पिछले 30 सालों में न्यायाधीश ने बोला कि उन्होंने देखी नहीं, और साथ ही साथ उन्होंने सीआईएसएफ को वहां तैनात करने के लिए कहा। और आरजी कर अस्पताल में जिस तरीके से वित्तीय अनियमितताएं देखी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम मुद्दों को लेकर बात कही है। इसके अलावा टास्क फोर्स गठित करने पर भी बात कही है। आज सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो किन मुद्दों को आगे रखा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार कोलकाता पुलिस का रवैया जिस तरीके से रहा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा जानकारी लेना चाहती थी। देखिए, जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। पॉलीग्राफी टेस्ट के दिशा निर्देश दिए गए थे, डॉक्टरों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए थे, टास्क फोर्स के राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टरों की सुरक्षा के गठन के निर्देश दिए। और जैसा कि आपने बताया कि राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस का जो रवैया रहा है उसको लेकर कड़ी लताड़ भी लगाई थी, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ये भी कहा था कि 30 सालों में इस तरह का एक तरह से देखें रवैया, और ये जो अपराध हुआ उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वैसा नहीं देखा उन्होंने। तो बहुत तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले का लिया था। आज जो एक स्टेटस रिपोर्ट कहें सीलबंद लिफाफे में, या फिर सीबीआई को जब जांच मिली तो सीबीआई ने की जांच कहां तक पहुंची है, क्या प्रगति हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा। दूसरी बात है कि सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि जब उनको जांच सौंपी गई उससे पहले जो साक्ष्य संरक्षित करने का काम था वो काम सही से कोलकाता पुलिस ने नहीं किया था, और इस बात पर सवाल उठे थे कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई और इतनी देरी क्यों की गई थी घटना होने के बाद एफआईआर दर्ज कराने में। तो अस्पताल प्रशासन, कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में है पहले दिन से, जब से घटनाक्रम सामने आया है, जब से ये दर्दनाक विभत्स घटना सामने आई, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं आम लोग या डॉक्टर्स, उनको एक तरह से देखे परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। तो ये राज्य सरकार को, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी सरकार को निर्देश दिया गया था, क्योंकि इस तरह की खबरें आई थी कि जो भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स हो वहां के या फिर आम लोग हो, उनके खिलाफ जो राज्य की पुलिस है पश्चिम बंगाल की, वो एक तरह से उनको निशाना बना रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है। तो उसको लेकर एक चिंता जताई गई थी। तो आज इन सब पर जो प्रगति हुई है, या जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था, वो उसकी एक पूरी जानकारी दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। इस बीच गृह मंत्रालय की तरफ से एक और अर्जी दाखिल करके कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद सीआईएसएफ की सुरक्षा जो वहां काम कर रहे डॉक्टर्स को मुहैया कराई गई थी। हम जानते हैं कि वहां काम कर रहे तमाम डॉक्टर्स जो इंटर्नशिप पे आते हैं, उन्होंने चिंता जताई थी, एक लेटर लिखा था, और उसके बाद सीआईएसएफ की सुरक्षा उन डॉक्टर्स को, उस परिसर को निर्देश दिया गया था। लेकिन राज्य सरकार उनको जरूरी सुविधा मुहैया कराने में, उनको नजदीक में आवास मुहैया कराने में, वो उसमें राज्य सरकार जो है एक तरह से सहायता नहीं कर रही है। तो ये बात भी आज गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताई जाएगी। बिल्कुल। प्रसन्नजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, पूरा 1 महीना बीत चुका है इस पूरी घटना को, और इस 1 महीने में हमने कोलकाता के कई रंग देखे हैं। आम जनता में लगातार आक्रोश बना हुआ है और एक ही मांग है, वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। इस बीच हमने देखा कि किस तरीके से आम जनता पे आंसू के गोले छोड़े गए। इस बीच हमने देखा कि कैसे लाठियां बरसाई गई। आम जनता ने कैंडल मार्च भी निकाला, और कई दौरान में हमने देखा कि कई दौर से गुजरा ये विरोध प्रदर्शन। इस 1 महीने की बात की जाए तो कोलकाता में किस तरीके का कहर बरपा है, क्योंकि जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और दुष्कर्म का ये मामला सामने आया वो वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ था। जी देखिए भावना, इसका 2 पहलू है। एक तो है कि जो पीड़िता की परिवार है, और दूसरे पहलू है कि पूरे आम जनता है। एक तरफ पीड़िता की परिवार, इनका कहना है कल रात को भी पूरे पीड़िता की माँ, पिता, माता और बाकी जो परिवार के लोग हैं, ये सारे रास्ते पे उतर आए थे
और उनका कहना है कि अब मेरा बेटी और हमारा बेटी नहीं रह गया, हमारा बेटी पूरे बंगाल की, पूरे देश की, पूरे दुनिया की रह गया है। तो ये एक ऐसी मोड़ है जिस मोड़ पे पीड़िता को सिर्फ पीड़िता के हिसाब से नहीं देखा जा रहा है, आम जनता की तरफ से अपनी बेटी के हिसाब से देखा जा रहा है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये वर्क प्लेस से जुड़ी हुई है, वो भी सरकारी वर्क प्लेस। तो मतलब आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं, जब घर से निकल के अपने बेटियां जगह जगह पर काम के लिए जाती रहती है और रात को नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, जबकि सरकार की तरफ से और चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये बताया गया था कि हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं को जितना कम नाइट ड्यूटी दिया जाए। तो मतलब ये भी एक उस्काने वाली बात है, क्योंकि आप भी महिला है। आप सोचिए कि अगर बताया जाता है कि आपको नाइट ड्यूटी नहीं दिया जाएगा तो ये आपके लिए सम्मान की बात है या अपमान की बात है। तो पूरे समाज इसे अपमान के हिसाब से देखे है कि जब हम 2024 में है, जब हमारी बेटी पढ़ लिख कर जगह जगह पर काम पे जा रही है, तब आप सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, इसीलिए नाइट ड्यूटी नहीं हो, तो ये भी मतलब ऐसी एक लोगों के मन में पीड़ादायक बन चुका है। तो इसीलिए दोनों तरफ से, परिवार की तरफ से और समाज की तरफ से लोग पीड़िता के साथ है और किसी ना किसी तरह इसका अंजाम देखने के लिए इंतजार में है भावना। तो कहीं ना कहीं न्याय की आस लगातार जारी है और आज सुप्रीम कोर्ट में जब अहम सुनवाई होगी तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करती है। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे प्रसन्नजीत और शैलेंद्र। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और अब बात कर लेते हैं विदेश मंत्री की सऊदी अरब यात्रा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंच चुके हैं। बैठक से पहले उन्होंने सऊदी राष्ट्रीय संग्रहालय और किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव्स का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव के बारे में पता चला है, जो एक मजबूत संबंध विकसित करने की नींव के रूप में कार्य करेगा। बैठक का उद्देश्य भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं और ये क्षेत्र भारत के मुख्य व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अहम बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव करने के लिए बनी मंत्री समूह की सिफारिशों को विचार विमर्श के लिए पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी दरों में बदलाव पर भी राज्य सरकारों के साथ चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर एक स्टेटस रिपोर्ट भी परिषद के सामने रखी जा सकती है। और अब खबरें आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। जनादेश में शुरुआत करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है।
और अब खबरें जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जहां दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। राज्य में दूसरे चरण के अंतर्गत 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है। गौरतलब है कि राज्य में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। राज्य में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार भी तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए हर पार्टी, हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। ऐसे में रामबन विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राकेश सिंह ठाकुर हैं। राकेश सिंह ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। आइए आपको सुनवाते हैं। ये जम्मू का रामबन जिला है। हमारे पीछे जो चिनाब का तट है और इस वक्त रामबन विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राकेश सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो इस बार का जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 साल के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है। क्या है आपका चुनावी एजेंडा? किस मुद्दे के साथ अब जनता के बीच में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेके 2024 तक जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम किए। आपने देखा कि 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ मिलिटेंसी होती थी, जम्मू कश्मीर में सिर्फ घोटाले होते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जम्मू कश्मीर में सिर्फ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। आपने देखा अगर जम्मू से अगर रामबन पहले आते थे 4 से 6 घंटे लगते थे, आज जम्मू से रामबन आप 2 घंटे में पहुंचते। और जम्मू कश्मीर में 2014 से पहले यहाँ पे सिर्फ मिलिटेंसी होती थी। यहाँ पे लगभग अब अगर 1996 में अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार नहीं होती, शायद हम सब लखनपुर पार होते। आपने देखा हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए, अगर ये एनसी पीडीपी पार्टी ने अगर काम किए होते, उमर अब्दुल्ला साहब चुनाव नहीं हारते, महबूबा मुफ्ती जी चुनाव नहीं हारते। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विकास करती है। सिर्फ विकास के पास जम्मू कश्मीर के अगर करने वाली कोई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। जो आपके अगर इलाके की हम बात करें, यहाँ 2-3 बड़ी चर्चाएं हैं। आपके यहाँ बनने वाले टनल की चर्चाएं हैं, एक रेल की भी चर्चा है कि यहाँ रेल यहाँ तक पहुँची है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की चर्चा है। तो इन सब विकास के कौन कौन से प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा बताएंगे? मैं नाशरी की अगर बात करूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अगर यहाँ पे टंडल दिया, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया। पर्यटन के लिहाज से ये इलाका कैसा है, थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं। जम्मू कश्मीर हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगभग पूरी हिली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा यहाँ पे बन सकता है। नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र, इनसे भी ये निवेदन किया है कि रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में आप ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म पे यहाँ पे हम काम करें। आने वाले जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है, और हमारे जहाँ पे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, यहाँ पे जो नेशनल प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यूथ को हम वहाँ पे हम एडजस्ट करें। और यही मेरी सभी जितने भी रामबन के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, रामबन से आप भारतीय जनता पार्टी का कमल को फूल को विजय करें और नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। जब उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो ये रामबन का इलाका पूरे टूरिज्म के क्षेत्र के रूप में यह इलाका विकसित होगा। इसके अलावा जो विकास कार्य की जो भी योजनाएं होगी उसे धरातल पर पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रामबन। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से जुड़ी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से धीरज कुमार और श्रीनगर से रमा त्यागी। धीरज, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि जम्मू की 43 विधानसभा सीटें हैं जिस पर सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए। सभी वायदों के साथ जनता को लुभाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर जम्मू की बात करें तो कौन कौन से राजनीतिक दल किस किस वादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के विकास को तरजीह दी है। और उन्होंने साफ तौर पे जबकि जनता के बीच जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं तो वो अपनी जो घोषणाओं को, अपनी योजनाओं को और जिन योजनाओं को उन्होंने धरातल पे उतारा है उसकी बात करते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ के विकास की। तो यहाँ किस तरीके से स्मार्ट सिटी से विकास हुआ है वो गिनाते हैं कि कैसे जम्मू का जो तावी नदी है उसके तट पर रिवर फ्रंट का निर्माण हो रहा है।
यहाँ की सड़कें चौड़ी की गई है। और जम्मू के इलाके में जिस तरीके से टनल के जरिए आवाजाही को तेज़ किया गया है, टनल के जरिए जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ी है, और जैसा कि अभी हमने दिखाया कि किस तरीके से रामबन जैसे सुदूर इलाकों तक रेल पहुंची है, तो ये लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है। टनल के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ी है। जो जम्मू से लेकर और दिल्ली तक की जो आवाजाही है ट्रेन के जरिए, हवाई यात्रा के जरिए, उसको बढ़ाया गया है। उसके अलावा लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है, पर्यटकों को यहाँ कनेक्ट किया जा रहा है। जैसा कि परसों गृह मंत्री ने बताया था कि एक साल में 5 लाख से अधिक अमरनाथ यात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। अगर हम कटरा की बात कर सकते हैं तो जम्मू माता वैष्णो देवी मंदिर के जो दर्शन के लिए सालाना 1 लाख लोग आ रहे हैं और हर साल टूरिस्टों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो भाजपा जो चुनावी मुद्दा उनका है, उनका एकमात्र चुनावी एजेंडा है कि किस तरीके से 2014 के बाद घाटी की तस्वीर बदली है, किस तरीके से यहाँ टनल बने हैं, रेल मार्ग की सुविधाएं बढ़ी है, स्मार्ट सिटीज़ के जरिए निर्माण हुआ है, और जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे आवास की स्कीम हो या कह सकते हैं हर घर जल की स्कीम हो, महिला सशक्तिकरण का यहाँ मुद्दा है कि किस तरीके से महिलाओं को यहाँ तरजीह दी गई है। तो जिस तरीके से भाजपा अपने चुनावी मुहिम में पूरी तरीके से केवल विकास के एजेंडे को फोकस कर रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो भाजपा का जो मुद्दा है वो धारा 370 का है, और भाजपा जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से आप अनुच्छेद 370 की बात कर रहे हैं, श्रीनगर से रमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमा, आपसे पूछना चाहेंगे कि अनुच्छेद 370 और 35A एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। हालांकि आर्टिकल 370 के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि विकास की बयार बही है। इसके बावजूद राजनीतिक पार्टी अनुच्छेद 370 और 35A को बहाली को लेकर लगातार उसको चुनावी मुद्दा बना रही है। हालांकि भाजपा लगातार कह रही है कि स्टेटहुड का तो कोई मामला ही नहीं है, जैसे ही विधानसभा चुनाव होंगे उपयुक्त समय पर स्टेटहुड वापस दी जाएगी। फिर स्टेटहुड को क्यों इतना बड़ा मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है, जहां विकास एक बड़ा मुद्दा है, महिलाएं बड़ा मुद्दा है, किसान बड़े मुद्दे हैं? बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 370 के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन पीडीपी और एनसी की बात करें तो 370 का मुद्दा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक इमोशनल सेंटिमेंट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वो अपने आप भी फंसते जा रहे हैं, क्योंकि जो उनके स्थानीय उम्मीदवार हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो भी जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी बात करते हैं, 370 के मामले पर वो चुप रहते हैं। इसके साथ ही ये मुद्दा इसलिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है, स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सहयोगी है कांग्रेस, वो इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। इसके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला की तरफ से कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आए हैं, कांग्रेस ने उन पर भी चुप्पी साधना बेहतर समझा है। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है जनमानस की तरफ से भी और जो राजनीतिक पंडित हैं उनकी तरफ से भी कि अलायंस जो है ये है किस तरह का, क्योंकि अलायंस एक एजेंडे के साथ चलता है। आपका अलग एजेंडा है, उनका अलग एजेंडा है, कुछ मुद्दों पर वो चुप्पी साधे बैठे हैं। तो इसमें जनता का हित कहाँ सत्ता है? तो जो अपॉर्चुनिज्म है, अवसरवादिता है, वो इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी बात, जो अगर हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका ये भी कहना है कि अगर ये कहते हैं कि हम इसको वापस लाएंगे तो लाएंगे कैसे? और स्टेटहुड की बात है तो वो तो बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है, केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि राज्य में जो है वो स्टेटहुड वापस होगा उपयुक्त समय होने के बाद, और विधानसभा चुनाव जो है वायदे के अनुरूप जो है वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जो पीडीपी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो गिरती नजर आ रही है। चुनाव प्रचार की बात करें तो सभी दलों ने जो है अब पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण कश्मीर जैसे जो एरिया है, अगर हम वैली की बात करते हैं तो जो फर्स्ट फेज में साउथ कश्मीर के जो तमाम इलाके हैं वहां पर चुनाव होना है, वहां पर जो चुनावी रंगत देखने को मिल रही है, पहले वहां पर लोग बाहर नहीं निकलते थे, पहले वहां पर चैलेंज किया जाता था कि अगर वोट डालने आएंगे उनको प्रलोभन दिए जाते थे, तब वहां पर लोग निकल कर नहीं आते थे। अगर आप ऐतिहासिक पीछे इतिहास में जाएं और परसेंटेज देखें तो परसेंटेज बहुत कम होती थी। लेकिन अब जिस तरह से लोग रैलीज में आ रहे हैं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा, वहां पर परसेंटेज काफी ज्यादा निकल कर आई थी। तो ये अपने आप में बड़ी सकारात्मक बात है। ये एक बड़ा बदलाव जो जम्मू कश्मीर में आया है 370 के बाद, उसको दिखाते हैं। चुनाव 1 दशक के बाद हो रहे हैं, 370 के बाद हो रहे हैं, सभी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और इसमें भाग लेने को उत्सुक हैं और भाग लेंगे। पहली बार इस तरह के चुनाव हो रहे हैं जिसमें किसी तरह का कोई ब्लडशेड नहीं है, वायलेंस नहीं है,
अपनी फ्री विल के साथ लोग वोट करेंगे तो ये एक बड़ा बदलाव दिखाता है और यहाँ पर जो चुनावी रंगत है उसको भी दिखा रहा है। भावना, तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता दिख रही है, जोश दिख रहा है। धीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, यहाँ मैं आपसे बात करना चाहूँगी, एक और मुद्दा है, वो है रोजगार का। बहुत सारे युवा हैं जो इस समय चाह रहे हैं कि जब भी चुनाव हो उसके बाद जो भी सरकार चुनी जाए वो रोजगार के अवसर और ज़्यादा प्रदान करे। तो रोजगार और युवाओं में किस तरीके का जोश देखा जा रहा है, और साथ ही साथ आवाम क्या चाह रही है कि रोजगार के कैसे अवसर को और बढ़ाया जाए? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। जहां तक आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि 2014 के बाद यहां लगभग 42,000 युवाओं को उन्होंने मुख्य धारा से जोड़ा है, रोजगार के जरिए उनको कनेक्ट किया है। बीजेपी यहाँ स्टार्टअप की बात कर रही है कि कैसे स्टार्टअप के जरिए यहाँ के युवाओं को जोड़ा गया है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ 7 से ज़्यादा स्टार्टअप 2014 के बाद खुले हैं, और उन स्टार्टअप में लगभग 1/3 अगर स्टार्टअप की बात जो करेंगे तो वो स्टार्टअप की जो मालकिन है, उसकी जो मुखिया है, वो महिलाएं हैं। तो ये एक महिला सशक्तिकरण भी है। दूसरी जरिए उनको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश भी हो रही है। इसके अलावा जिस तरीके से विकास का कार्य हुआ है, अगर हम टनल की बात कर लेते हैं या हम स्मार्ट सिटी की बात कर लेते हैं या बाकी स्कीम की बात कर लेते हैं, जबकि विकास का कार्य होता है तो इस स्वाभाविक रूप से वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, वहाँ के मजदूरों को रोजगार मिलता है, वहाँ के ठेकेदारों को रोजगार मिलता है। दूसरी चीज़, भाजपा का जो प्रमुख एजेंडा है रोजगार के मसले में, वो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है कि कैसे युवा स्वरोजगार के जरिए जुड़े, स्टार्टअप के जरिए जुड़े, और जो विकास कार्य की जो योजनाएं हैं उसके जरिए जुड़े। तो जब युवा विकास के साथ जुड़ेंगे तो स्वतः उनके पास रोजगार का जो विकल्प है उनके सामने खुल कर आएगा। और दूसरी बात, आपने यहाँ की अगर हम महिलाओं की बात कर लें तो महिलाओं को भी जो भारतीय जनता पार्टी है एक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि महिलाएं आगे आए, जो इलेक्शन है, चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और जिस तरीके का माहौल बदला हुआ दिख रहा है, जहां हम रैलियों में देख रहे हैं कि जिस तरीके से काफ़ी संख्या में यहाँ की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो ये हम कह सकते हैं कि पूरे ये जम्मू का जो इलाका है, इस इलाके में ये बदलाव का संकेत है। और लोग जब मुख्य धारा में शामिल होते हैं, मुख्य धारा के में शामिल होने के बाद ही लोगों को ये लगता है कि हमें भी इसका भागीदार होने चाहिए। इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा यहाँ के युवाओं को हुआ है। और इस बार के अगर हम चुनाव की बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में लगभग 3,71,000 ऐसे मतदाता हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर, जो कि पहली बार वोट करने के लिए आए हैं। जी धीरज, तो बीजेपी के तो बेहद ही सकारात्मकता दिख रही है, युवाओं में जोश दिख रहा है। और जिस तरीके के आप आंकड़े बयां कर रहे हैं धीरज, वो लगातार दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कई क्षेत्रों में विकास देखने को मिला है। लेकिन अब जनता तय करेगी जनादेश में कि वो कौन सी राजनीतिक पार्टी को चुनती है और किस सीएम को अपना चुनती है और आगे उसके साथ आगे बढ़ने की योजना बनाती है। फिलहाल रमा, आप और धीरज, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 10 में अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ज्ञानवापी वजूखाने के एएसआई सर्वे मामले की, जहां सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है, वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से याचिकाकर्ता राखी सिंह ने प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ कर रही है। साथ ही वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का भी सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। और खबर अब उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल रात एक बड़ा रेल हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार रविवार रात 8:30 बजे प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस बराजपुर और बिल्हौर के बीच रेलवे ट्रैक पर रखे भरे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि लोको पायलट को ट्रैक पर कोई संदिग्ध चीज़ दिखाई दी, जिसके बाद उसने ब्रेक लगाई, लेकिन उसके बाद भी वह चीज़ ट्रेन से टकरा गई, जिससे काफ़ी तेज़ आवाज़ आई। ड्राइवर ने ट्रेन रोककर गार्ड और बाकी लोगों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जाँच की। जाँच के दौरान रेलवे ट्रैक और झाड़ियों के पास मौके से भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर सहित अन्य संवेदनशील वस्तुएं बरामद हुई हैं। घटना के कारण ट्रेन करीब 20 मिनट तक खड़ी रही, जिसके बाद में उसको रवाना कर दिया गया।
रेलवे की अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फोरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत गिरने के मामले में एक बड़ा अपडेट है। लखनऊ प्रशासन ने हादसे का शिकार हुई इमारत के स्ट्रक्चरल ऑडिट के निर्देश दे दिए हैं। गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की टीम बिल्डिंग निर्माण की गुणवत्ता जांचेगी। विशेषज्ञों की यह टीम आज शाम तक लखनऊ पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर देगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण का यह भी कहना है कि इस बिल्डिंग के अचानक गिर जाने के कारण बगल में स्थित भवनों को भी क्षति पहुंचने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए इस इमारत के स्ट्रक्चर की जांच कराना बहुत आवश्यक है। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां भेड़ियों का आतंक अभी भी जारी है। इस विषय पर प्रभागीय वनाधिकारी डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने कहा है कि हम थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर वहां कुछ भी दिखाई देता है तो उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी। हमने भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल भी बिछा दिया है। थर्मल ड्रोन चलवा रहे हैं, वहाँ अगर कुछ दिखता है तो उसको पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। जो देख रहे हैं यहाँ लगभग 3 किलोमीटर के रेंज में यहाँ मिलता है और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पचदेवरी है, वहाँ इसी तरीके की लोकेशन है 3 किलोमीटर के बीच में, वहाँ भी इसे मिलता है। तो वहाँ तो सुबह ट्रेस कराया गया था, नहीं मिला। अब यहाँ देख रहे हैं, मिल जाए तो ठीक है। माद भी बना लेते हैं, उसकी वजह से भी ये शायद ट्रेस न हो रहा हो। इस मामले में आपको और जानकारी दें, दरअसल बहराइच का एक इलाका घाघरा नदी के कछार से जुड़ा हुआ है तो दूसरा इलाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करतनिया से जुड़ा हुआ है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें जंगलों की खाक छान रही हैं। लगभग 4 दिन से भेड़िए ने यहाँ किसी पर भी आक्रमण नहीं किया है, लेकिन ग्रामीण पहरा दे रहे हैं और लोगों को सचेत भी कर रहे हैं। बहराइच का महसी इलाका है जहां भेड़िया और आम आदमी के बीच संघर्ष है। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई घायल हैं। लेकिन हम करतनिया घाट पर आए हैं और ये जो पूरा बेल्ट है, ये थारू जनजात के लोग बाहुलता में यहाँ रहते हैं और आंबा है, बर्दिया है, कई गांव हैं। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बीच में गांव पड़ते हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों के साथ संघर्ष नहीं होता है जो वन्यजीव हैं। हम जानते हैं कि क्यों बाबा, क्यों नहीं होता है संघर्ष? वो भी जानते हैं कि इधर नहीं आना है। हर आदमी को अपने अपने से बचाव रहता है, डर रहती है। 2-4 घटना हो चुकी है, बाघ मारा था 4-6 आदमियों को, मगर इधर साल भर से नहीं मारा है। 1 साल से ज्यादा हो गया है। यही जंगल में जैसे कई लोग को यहाँ पे मतलब मार चुका है। वो बाघ जो था वो अभी मर चुका है। अभी तेंदुआ आता है, कभी कदार यहाँ पे भी एक शेरनी आती है, तो वो आती है ये जंगल के दारे दारे घूम के अपना चली जाते। एक बार यहाँ पे भी आया था, मतलब तेंदुआ आया था, तो यहाँ पे एक कुर्सी उठा के चच्चा ने मतलब 2-3 कुर्सी मारा था आपके लड़के वो पोते ने ना, तब जाके वो बाघ भग गया था। जंगल वाले जो सरकारी कर्मचारी है ना, वो सब यहाँ पे आते हैं, वहाँ यहाँ पे बैठते हैं। वो भी 10-11 बजे तक बैठते हैं, निकलते हैं, आते जाते हैं यहाँ पे। तो वो लोग भी थोड़ा सतर्क ही रहते हैं अपने तरफ से, और वो लोग भी कहते हैं कि थोड़ा होशियार ही रहो। जानवर हैं, उनको अगर छेड़ा न जाए तो टकराव न हो। छेड़ा जी तो सर में थोड़ी आ सकते हैं, देखा जाते हैं नदी पार घूमते रहते हैं, उधर चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ चीता, शेर और कई और जानवर यहाँ आते रहते हैं, लेकिन बीच कभी कोई जानवर दिक्कत करे अन्यथा कोई टकराव नहीं है। वो अपनी परिधि जानते हैं, ये अपनी परिधि जानते हैं, दोनों अपनी परिधि में, अपनी सीमाओं में हैं, इसलिए टकराव की स्थितियां नहीं बनती हैं। वन विभाग के लोग भी इसमें तमाम लोगों को जागरूक रखते हैं और स्वयं भी यहाँ तक ड्यूटी करते हैं, इसलिए भी बहुत सारी चीजें अनुकूल है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज,
करतनिया घाट, बहराइच। तो बहराइच में अभी भी आदमखोर भेड़ियों का डर बना हुआ है और उनका प्रकोप जारी है। बहराइच से हमारे साथ रामेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। रामेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे ताज़ा अपडेट। वन विभाग पूरी कोशिश कर रहा है, ड्रोन की सहायता ली जा रही है कि आदमखोर भेड़ियों से बचा जा सके और कैसे इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा सके। अभी कितने भेड़िए हैं जो ड्रोन में तस्वीरें आई हैं उसमें पता चला है, और किस तरीके से वन विभाग अब तलाशी अभियान में आगे बढ़ रहा है? देखिए भावना, अगर बहराइच की बात करें, जो थर्मल ड्रोन है, पहले तो दर्शक ये जान ले, थर्मल ड्रोन वो है कि अगर जंगल में कहीं भी जानवर होगा तो ड्रोन उसी जगह रुक जाएगा और उसका वीडियो करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जो जानवर है उसकी गर्मी से चलता है, उसको सेंस करता है और वहीं करने लगता है। तो ये इस तरीके से खोज चालू है, लेकिन ये एक सामान्य घटना है कि एक भेड़िया की टीम है जो कुछ हिस्सों में कर रही है। ये पूरा जंगल का एरिया, अगर इसको देखिए तो लखीमपुर से जुड़ता है, नेपाल के पूरे हिस्से से जुड़ता है, तो जंगली एरिया है। एक आधा भेड़िया ऐसा है जिसके कारण घटनाएं हुई, अन्यथा यहाँ 60 बाघ हैं करतनिया घाट में, चीते हैं, तमाम जानवर हैं। लेकिन जब अपने दायरे मनुष्य तोड़ता है तब टकराव होता है। यहाँ भी भेड़िया से जो टकराव की स्थिति वो इसलिए है कि घाघरा में पानी भर गया है, उनकी जो मांद है जहाँ रहते थे वहाँ से उनको भागना पड़ा है, तो थोड़े से टकराव की स्थितियाँ आई। लेकिन 4 दिन से कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन वन विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और सामान्य जन अभी उसी तरह मुस्तैद हैं। गाँव के बाहर रात में पहरा लगाते हैं, लोग मुस्तैद रहते हैं, इसलिए घटनाएं टल रही हैं। और वन विभाग को उम्मीद है या तो भेड़िया यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, ये घटनाएं रुक जाएंगी, और या फिर वो पकड़े जाएंगे। दोनों परिस्थितियों के लिए वन विभाग और प्रशासन तैयार है। भावना जी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी रामेंद्र, जिस तरीके से थर्मल ड्रोन की मदद ली जा रही है, उससे पहले भी कई वन विभाग के विशेषज्ञ यहाँ आए, बाहर से भी विशेषज्ञों को बुलाया गया, कई भेड़ियों को पकड़ा भी गया है, दबोचा भी गया है। अभी किस तरीके के हालात है वहाँ पे, लोगों में किस तरीके की दहशत है, क्योंकि स्थानीय निवासी भी बहुत अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं वहाँ पे? देखिए भावना, भेड़ियों के बारे में अगर जानकारी जो लोग रिसर्च किए हैं, जो लोग जानकारी रखते हैं, वो रखते हैं कि परिवार के साथ रहने वाला जानवर है। ये बूढ़े लोगों, जो बूढ़ा भेड़िया हो जाता है उसके लिए भी भोजन ले जाता है। बच्चों की सुरक्षा करना इसकी जिम्मेदारी है। कोई ना कोई चूक तो मानव से हुई जिसके कारण ये परिस्थितियां बनी हैं, अन्यथा भेड़िया गाँव में नहीं आता है। 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, 2 और भेड़िए माने जा रहे हैं कि 2 भेड़िए हैं जो बिछड़ गए हैं, इसके कारण भी टकराव हो सकता है। तो तमाम चुनौतियां ऐसी हैं जिन पर वन विभाग काम कर रहा है। उसको लगता है ये शिफ्टिंग भी हो सकती है कि यहाँ से शिफ्ट हो जाए तो भी ये घटनाएं रुक सकती हैं। तो थर्मल ड्रोन का उद्देश्य ये है कि जहाँ भी भेड़िया हैं, जानवर हैं, और ये ऊपर से जब वीडियो बनाते हैं तो जो कान की आकृति उससे देखते हैं, जैसे सियार के कान छोटे हैं, भेड़िए के कान बड़े हैं, तो ऊपर से सेंस करके और वीडियो से फिर ट्रेस करते हैं कि भेड़िया है, सियार है या अन्य कोई जानवर है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 4 दिन से कोई घटना नहीं हुई है, भेड़िए शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर जो बीच बचाव का कार्य चल रहा है, प्रशासन लगा हुआ, लोग लगे हुए हैं, उसके डर से भी भेड़िए गांव नहीं आ रहे हैं। तो दोनों कारणों से अभी तक घटनाएं बच रही हैं। भावना जी, रामेंद्र, यहाँ मैं आपसे संक्षिप्त में एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि पहले बने पंचायत भवन को अब आश्रय गृह भी बना दिया गया, क्योंकि कई ग्रामीण लोगों के जो घर हैं वो जर्जर हालत में हैं और अपने आप को वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। तो प्रशासन उस लिहाज से कितनी मदद कर रहा है? देखिए, यहाँ डीएम से हमारी बात हुई तो डीएम जो मोनिका रानी, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास इसका अलग कोई फंड नहीं है, लेकिन राइफल क्लब करके उनका कुछ सोशल फंड है, उससे कुछ जगहों पर उन्होंने दरवाजे लगवाए हैं। और ये अवेयरनेस पूरी प्रशासन, जिला प्रशासन गांव में जा रहा है। तो कल हम रात में परसों रात में जहां हम लोग थे तो वहां देखा कि 12:30 बजे तक पुलिस प्रशासन, लोगों से कहा गया कि घर के अंदर सोइए, छत पर सोइए, नीचे न सोइए, इसलिए परसों की घटना बच गई थी। तो इस तरीके से अवेयरनेस भी बहुत बड़ी है, जिसके कारण भी बचाव है, और शासन प्रशासन भी उसमें लगा है कि लोगों को व्यवस्था दिया जाए, उनकी जान बचाई जाए। भावना जी रामेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र। और अब खबरें गणेशोत्सव से जुड़ी हुई।
गणपति बप्पा मोरया की धूम इस समय पूरे देश भर में है। गणेश उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ भक्तगण अपने अपने घरों में भगवान श्री गणेश की स्थापना के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। बात महाराष्ट्र की हो तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर और लाल बाग चौराहा पंडाल में भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। इसी के साथ भक्तों में श्रद्धा भाव से लाल बाग के राजा की वंदना भी कर रहे हैं। आपको साथ ही बता दें कि 10 दिन तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुरूप गणेश स्थापना करते हैं। और महाराष्ट्र के मुंबई से आइए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात में, जहां गणेश उत्सव के अवसर पर गुजरात के सूरत में पेड़ों की छाल से बनी भगवान श्री गणेश की 11 फीट की अनोखी मूर्ति स्थापित की गई है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस 11 फीट की मूर्ति को पेड़ों की छाल से बनाया गया है और भक्तगण भगवान श्री गणेश की स्थापना के साथ साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाएं, अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम गुजरात की, जहां अनोखी मूर्ति जो है आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं और इस 11 फीट की मूर्ति को पेड़ की छाल से बनाया गया है। तो देश भर में इस समय गणेश उत्सव की धूम है। अपने अपने तरीके से श्रद्धालुगण गणपति बप्पा को अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोग बप्पा की आस्था में इस समय सराबोर हैं, लेकिन सूरत के सैयदपुरा इलाके में असामाजिक तत्वों द्वारा गणपति पंडाल पर पथराव की घटना से इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद हजारों की संख्या में आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। देर रात स्थिति पर काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। सूचना मिली तो मौके पर स्थानीय विधायक कांति बलर भी पहुंचे और सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में अब तक 6 उकसाने वाले लोग और 27 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया। इससे पहले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी आज सुबह तड़के ही उस पंडाल का जायजा लिया जहां पथराव किया गया। सुबह 4:15 बजे के ही करीब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए आश्वासन दिया था कि सूरत शहर में पहली सूर्योदय से पहले ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और कानून और व्यवस्था तोड़ने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। ठीक 6:30 बजे के करीब गुजरात के गृह मंत्री ने दूसरा पोस्ट में गिरफ्तारी की सूचना दी। उन्होंने कहा कि जैसा कि वायदा किया था कि सूरज उगने से पहले ही पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी वीडियो विजुअल्स, ड्रोन विजुअल्स और अन्य तकनीकी निगरानी का कार्य अभी भी जारी है। साथ ही पुलिस की टीमें पत्थरबाजों की पहचान करने और उन्हें सजा दिलाने के लिए पूरी रात काम कर रही है और अभी भी काम जारी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से किसी भी फर्जी संदेश से सावधान रहने की अपील भी की। सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात तक ये कॉम्बिंग चला। सभी जगहों पे, सभी क्षेत्र में कॉम्बिंग चालू है और खास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हो, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। और अब खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बात कर लेते हैं पेरिस पैरालंपिक की, जो खेल सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। रविवार को स्टेड डे फ्रांस में समापन समारोह का आयोजन किया गया। समापन समारोह में पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह और पैरा एथलीट प्रीति पाल भारतीय दल के ध्वजवाहक बने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। पेरिस पैरालंपिक खेल सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। समापन समारोह का आयोजन स्टेड डे फ्रांस में किया गया। समारोह के अंतिम चरण में 24 फ्रेंच डीजे ने मिलकर प्ले किया। पेरिस की मेयर ने पैरालंपिक फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष को सौंपा, जिन्होंने फ्लैग खेलों के अगले मेजबान लॉस एंजलिस की मेयर को दिया। समापन समारोह में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीरंदाज हरविंदर सिंह और 2 पदक जीतने वाली पैरा एथलीट प्रीति पाल भारत के ध्वजवाहक बने।
11 दिनों तक चले खेलों में भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक अपने नाम किए। उद्घाटन समारोह की तरह ही समापन समारोह के दौरान भी बारिश देखने को मिली। हालांकि बारिश के बावजूद दर्शकों ने समारोह का पूरा लुत्फ उठाया। अगर पूछा जाए कि समापन समारोह के बारे में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, तो मैं कहूँगी मुझे स्टेडियम का माहौल शानदार लगा। मैं पहली बार किसी स्टेडियम के अंदर गई। पूरी भीड़ का हिस्सा बनना मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब एक दूसरे से यही कह रहे थे कि इस समारोह को लाइव देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी पार्टी की तरह था। हम सब 1 घंटे तक नाचते रहे, सब एक साथ नाच रहे थे और स्टेडियम का माहौल बहुत ही बढ़िया। समारोह के अंत में आतिशबाजी देखने को मिली। आतिशबाजी से स्टेड डे फ्रांस के ऊपर का आसमान जगमगा उठा। ओलंपिक के बाद पेरिस ने पैरालंपिक खेलों का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया और अब अगले मेजबान लॉस एंजलिस के लिए एक नया बेंचमार्क तय कर दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।